नमस्कार दोस्तों, मैं वीर चौधरी एक बार आपका वापस से हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा, हमने पिछली क्लास जो पढ़ी थी, हमने चैप्टर पढ़ा था अपना तरंग एवं ध्वनि। तरंग एवं ध्वनि से हमने जितने भी पॉइंटों को पढ़ा था, आप आराम से प्रीवियस ईयर्स के किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन 99% उन्हीं में से कवर आ जाएगा आराम से। हाँ, इनसे बाहर भी अगर आपको चीज़ लगती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि सर आपको ये और थोड़ा सा एम्पलीफाई करना चाहिए, मैं उस पर भी वर्क करूँगा फिर आगे से। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर को बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था। इसी तरीके का एक और चैप्टर हम आज यहाँ स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम आता है प्रकाश, लाइट। ये जो प्रकाश चैप्टर है किसी भी मायने में उस चैप्टर से कम नहीं है। आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की बात करो, जैसे मैं एसएससी के किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की बात करूं, स्टेट पीसीएस के किसी लेवल के एग्ज़ाम की बात करूं, आपके रीट लेवल फर्स्ट सेकंड किसी भी लेवल की बात करें, आपके रेलवे लेवल की बात करें, एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, हर साल ये देखने को मिला है कि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आना ही आना होता है। हमने देखा है हर बार। पिछला जो आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट वाला एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम हुए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले थे। अगर मैं आपको बता दूं तो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर बनता है वो प्रकाश बनता है, हाल ही के एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए जो हमने देखने को मिला है। तो आइए जुड़ जाते हैं एक बार बहुत अच्छे ढंग से, एक शानदार कोशिश के साथ। मैं बहुत बॉटम टू टॉप चीज़ों को लेने की कोशिश करूँगा, आप बस जुड़ते रहिए, चीज़ों को कंटिन्यू और देखते रहिए। बेटा, प्रकाश की अगर बात की जाए, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। सभी इस कमरे में लाइट्स हमने ऑन की हुई है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, ये टी शर्ट है, जो भी चीज़ें अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे कंप्लीट या स्पष्ट रूप से वो दिख रही हैं, आराम से विजिबल है मेरी वो सिर्फ अगर मुझे दिख रही हैं, स्पष्ट अगर मुझे वो नज़र आ रही हैं, तो किसकी प्रेजेंट में, सिर्फ प्रकाश की प्रेजेंट में। अगर इसी कमरे में मैं रात के समय आ जाऊँ जहाँ लाइट्स वाइट्स वो ऑफ हैं, तो क्या लगता है मुझे ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपकी ओपन भर्ती आर्मी वाली जो होती है, उसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रकाश क्या है। ऑप्शन उसमें ऊर्जा दे रखा था। प्रकाश का पहला ऑप्शन ऊर्जा था, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा था कि प्रकाश एक प्रकार की जैसे तरंग है, तीसरा ऑप्शन दे रखा था प्रकाश कोई कण है, चौथा ऑप्शन दे रखा था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो वहां जो सही आंसर माना गया था, ऊर्जा को माना गया था। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और एक कैसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ये बात सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताई थी स्टूडेंट्स, उस वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में बता दिया। वो प्रकाश के बारे में काफी कुछ विवृत जानकारियां हमें आगे देगा। इसने सबसे पहली जो बात कही थी प्रकाश के बारे में, ये कही थी प्रकाश हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन, बहुत शानदार क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसे गमन करता है, तो हमेशा एक सीधी रेखा में, एक लीनियर वे में गमन करता है। और वो क्यों करता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो जवाब आता है प्रकाश की जो चाल है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चाल होने के कारण प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल के बारे में मैं यहाँ आगे पढ़ूंगा। प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होने के कारण हमेशा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ, प्रकाश के बारे में बता दूं तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य, और एक में पढ़ूंगा चाल। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैं आपसे इस तरंग दैर्घ्य के बारे में बात कर चुका हूं। देखिए, तरंग दैर्घ्य मैंने क्या बताई थी, फिर वापस से बता दूं। जब तरंग चलती है तो ऐसे कंपन करती है। मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो इनको मैं ऊपर वालों को बोलता आया था सरंग, और नीचे वालों को मैंने बोला था गर्त। सरंग और गर्त। सरंग और गर्त में मैंने आगे ये बताया था कि इन दोनों सरंगों के बीच की दूरी कह दूं
या दोनों गर्तों के बीच की सीधी दूरी कह दूं, ये जो दूरी है अपनी एक्चुअली क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा कब होगी? तरंग दैर्घ्य ज़्यादा जब होगी जब ये कंपन भी बड़े बड़े होने लग जाएंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये कंपन छोटे छोटे होने लग जाएं तो डिस्टेंस भी कम होने लग जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी। बात सही है ना? जब मैंने अभी अब आपसे ये बोला है कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, अगर चाल बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स तो ये कंपन भी बहुत जल्दी करेगी, अगर जल्दी कंपन करेगी तो डिस्टेंस भी कमी होगी, अगर डिस्टेंस कम होगी तो तरंग दैर्घ्य का मान भी कैसा होगा? तो कम से कम होगा। आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तो होती है न्यूनतम जबकि चाल होती है अधिकतम। क्लियर है? ये स्टार्टिंग से बात जो बता रहा है अपना, कौन बता रहा है? न्यूटन बता रहा है। कौन बता रहा है? न्यूटन। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, मुझे याद आ गया, एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में प्रश्न ये था कि जैसे कि हाँ, काला क्या है? जैसे अभी इस कमरे में आप आए, इस कमरे की मैंने लाइट ऑफ कर दी, आपको हर चीज़ काली काली नजर आएगी। प्रश्न सीजीएल में ये पूछा गया था कि काला क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा था, ऑप्शन 2 दे रखा था, ऑप्शन 3 दे रखा था और ऑप्शन 4 दे रखा था। चार ऑप्शन ये थे। रंग होता है, रंगों की अनुपस्थिति है काला, अनुपस्थिति है, रंगों का मिश्रण है काला, या फिर वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है काला क्या होता है। हम आमतौर पे खूब देखते हैं कि काला भाई हमें रंग दिखाई देता है, काला रंग होता है, हरा नीला पीला काला रंग है, लेकिन नहीं, यहां पर काले की बात अलग आती है। अभी एक बात बताइए, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा और वो क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं यहाँ से ज़मीन से आसमान को देखता हूँ तो मुझे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आ जाए, अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष से आसमान को देख रहा है तो उसको उसका रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये किस घटना के कारण? तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन। अब प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति को, अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसका जवाब ये है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। अगर बेटा वायुमंडल नहीं है तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। जब प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं है तो एग्जैक्टली प्रकाश का कोई रंग भी नहीं है, और जहां कोई रंग नहीं होता है वहां कौन सा रंग मान लिया जाता है? काला। क्योंकि काला जो है, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं, काला हमेशा रंगों की किसको बताता है? एब्सेंट को बताता है, अनुपस्थिति को दर्ज करता है। काला, काला वास्तव में कोई रंग नहीं है, ये हमेशा किस चीज़ को बताता है? रंगों की अनुपस्थिति को बताता है। जैसे कि मैं सपोज दैट, आगे इन चीज़ों को पढ़ूंगा थोड़ा सा। अभी मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ काली दिख रही है, दैट मीन्स वो उसका रंग नहीं है, वहाँ पर सारे के सारे रंग जाकर अपना इफेक्ट दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना बंद कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये व्हाइट बोर्ड काला दिख रहा है, सपोज दैट मुझे काला दिख रहा है, तो प्रकाश में आप 7 रंग पढ़ोगे, मैं प्रकीर्णन में आगे पढ़ाऊंगा, वो सातों के सातों रंग इसने क्या किए हैं? इसने सातों के सातों रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं वो सारी चीज़ें भी आपको आगे बताऊंगा, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब प्रकीर्णन समझाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस आते हैं, और मैं प्रश्न ये कर रहा था काला क्या होता है, तो आप जवाब क्या दे सकते हैं? काला रंगों की अनुपस्थिति होती है, काला ना कोई रंग होता है, ना रंगों का मिश्रण होता है, काला हमेशा क्या होती है? रंगों की अनुपस्थिति होती है। प्रकाश को मैंने बताया था कि प्रकाश के बारे में सबसे पहले हमें न्यूटन बता रहा है, वो ये कह रहा है भाई प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा कितनी होती है? तो जवाब है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैं भी आगे बताऊंगा इसको। इस चाल के बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रकाश की तरंग जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? यहाँ के बाद में प्रकाश के बारे में और आगे बात करूँ तो प्रकाश को सबसे पहले ये बताया गया कि प्रकाश जो होता है वो 2 प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिनमें से पहली प्रवृत्ति होती है, इसका नाम होता है तरंगीय प्रवृत्ति, और दूसरी होती है, इसका नाम होता है कणीय प्रवृत्ति। तरंगीय और कणीय।
प्रकाश दो प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, जिनमें से एक होती है तरंगी प्रवृत्ति और दूसरी होती है कणीय प्रवृत्ति। ये प्रकाश की प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जवाब आता है प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति। द्वैत मीन्स होता है दो प्रकार की प्रवृत्ति। कैसी कैसी? कणीय और तरंगीय। इस प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो वैज्ञानिक का नाम आता है डी ब्रोगली। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी ईयर में पूछा गया है, लेकिन एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश दो प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति होती है। इस बात को क्लियर सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्टूडेंट्स कौन है वो? डी ब्रोगली। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की खोज कौन ने की है? प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की जो खोज की थी और प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति की खोज और प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की खोज, इन दोनों की खोजों के बारे में अगर बात करें तो प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की खोज न्यूटन ने की थी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल, ओपन भर्ती आर्मी, कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इस चैप्टर का दूसरे नंबर का सबसे चर्चित जो क्वेश्चन बनता है, सबसे शानदार जो क्वेश्चन बनता है, वो न्यूटन बनता है कि प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की खोजकर्ता कौन है, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है? तो जवाब क्या आता है? न्यूटन आता है। प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति की खोज कौन ने की थी? वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। ये अकेला क्वेश्चन ग्रुप डी और हाल ही में जो एएलपी का एग्जाम हुआ था, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 3 से 4 बार पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत अच्छे फॉर्म में है क्वेश्चन सिर्फ कैसे होता है बेटा? क्वेश्चन आपसे ये होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये बात बताने वाला वैज्ञानिक कौन? हाइगेंस। प्रकाश तरंगीय प्रवृत्ति दर्शाता है, इस बात को बताने वाला वैज्ञानिक कौन? तो जवाब है जी हाइगेंस ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है वो कैसे रूप में चलता है? तरंगीय प्रवृत्ति होती है प्रकाश की। तरंगीय प्रवृत्ति के एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहां हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे, जिनमें से एक का नाम होगा व्यतिकरण, दूसरी का नाम होगा विवर्तन और तीसरी का नाम होगा ध्रुवण। इन तीनों की तीनों घटनाओं के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। प्रकाश की यहाँ 7 से 8 घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे, 7 से 8 घटनाएं यहाँ पढ़ेंगे। और प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति के आधार पर जैसे एक बनता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक बनता है अपना प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसका एग्जाम्पल है? तो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति का है? जवाब आता है अपने पास कणीय प्रवृत्ति का। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो ये भी इसी का है। आगे एक और इफेक्ट पढ़ेंगे, इसका नाम होगा क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव। ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? तो कणीय प्रवृत्ति के। मैं एक बार फिर बता दूं, प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति का जो खोज करता है वो प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति का खोजकर्ता कौन है? न्यूटन है। तरंगी प्रवृत्ति की खोज कौन ने की है? हाइगेंस ने की है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में भी सारी बातें किसने बताई हैं? तो इसका जवाब भी क्या आता है? न्यूटन। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो सिद्धांत दिया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को सबसे पहले मिला था? तो वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। कई बार बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से पूछा जाता है। वो ये कहता है कि न्यूटन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, न्यूटन को कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस चीज़ के ऊपर मिला था? जैसे वो ये कह देगा कि उन्होंने कौन सा संबंध दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, सबसे पहला। दूसरा ऑप्शन आपसे ये दे देगा कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा जैसे ये आपसे ये दे देगा कि प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति। चौथा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार पूछने के लिए। प्रश्न कैसे है? प्रश्न ये है कि भाई आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस खोज के ऊपर मिला था? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, E = mc², पढ़ा होगा आप लोगों ने।
और अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ लेंगे इसे। E बराबर mc², ये भी आइंस्टाइन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी खोज भी आइंस्टाइन ने की थी। प्रकाश की तरंगी प्रवृत्ति, हाँ ये क्वेश्चन तो, ये तो ऑप्शन ही देखते हैं गलत है, क्योंकि प्रकाश की तरंगी प्रवृत्ति की खोज किसने की थी? हाइगेंस ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सही जवाब क्या आएगा आपका? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए कैसे किया गया था? आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जवाब है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक और बात की है, इन्होंने ये कहा है कि प्रकाश जो होता है वो एक्चुअली फोटोन से मिलकर बना होता है। फोटोन, क्वांटा, फोटोन, बंडल्स, पैकेट्स, ये बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अभी हम पढ़ते हैं। एक बार मैं वापस से बता दूं, प्रकाश की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, मतलब प्रकाश द्वैत प्रवृत्ति दर्शाता है। और इस द्वैत प्रवृत्ति के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो डी ब्रोगली। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति होती है, इसको, इस सिद्धांत को किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश की तरंगी प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जवाब है न्यूटन ने। यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टाइन ने की थी। आइंस्टाइन को इस खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक भाई। इसके बाद तरंगी प्रवृत्ति के एग्जाम्पल जो हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण है, इधर प्रकीर्णन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ इससे, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाते हैं। आगे मैं चलता हूँ प्रकाश की चाल को लेकर, कि भाई प्रकाश की चाल क्या है, किसने क्या किया था, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैं लेके चलता हूँ। हाँ, प्रकाश की जो चाल की गणना की थी, प्रकाश की चाल, और इस चाल की गणना सबसे पहले जो वैज्ञानिक ने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन जो हाल ही में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रकाश की चाल की गणना करने वाला वैज्ञानिक कौन है? जवाब है जी रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में बताया, और रोमर ने ये बात भी एकदम क्लियर की कि भाई प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। रोमर ने ये बताया कि सबसे पहले उसने बताया कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जा चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी ये कहा था कि पूरे चैप्टर का दूसरे नंबर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और ये पूरे चैप्टर का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है जो आर्मी में पूछा गया अब तक। प्रश्न ये आता है बार बार कि प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले रोमर ने तो की थी। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ लेता है। वो आपसे ये कहते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, जवाब यही है। वो आपसे ये कहते हैं प्रकाश की हवा में चाल कितनी होती है, तब भी जवाब यही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लगभग इतने की होता है, 2.987 करके होता है, तो लगभग 3 की होता है। वो प्रकाश की ऐसे कहते प्रकाश की जो मैक्सिमम चाल होती है, मैक्सिमम चाल मतलब अधिकतम चाल कितनी होती है, तब भी जवाब यही है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तब भी यही जवाब है। और सिंपली क्वेश्चन अगर आपसे ये कह दे कि केवल प्रकाश की चाल कितनी है, तो बेटा तब भी आपको यही जवाब देना है। 4 क्वेश्चंस का एक जवाब। कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल में भी आप प्रकाश की चाल जो बताओगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही बताओगे। अब चाहे वो आपसे निर्वात कहे, चाहे हवा कहे, चाहे अधिकतम चाल कहे। लेकिन एसएससी ने क्या किया? एसएससी ने खेल ही बदल दिया। उसने क्या कहा कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, और ये चीज़ ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दी। उसने इसको लिख दिया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब बड़ी दिक्कत आ गई स्टूडेंट्स को, कुछ तो देख के ऑप्शन को गलत कर गए कि भाई ये 3 लाख तो कभी पड़ा ही नहीं है, जबकि देखो 3 × 10⁸ है, इसका मतलब 3 के ऊपर 0, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। काउंट कर लो साहब, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, यहाँ तक का कवर हो गया। इस पूरी बात को मैं लिख सकता हूँ 3 लाख। अब ये 3 जीरो बची, यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ किलोमीटर में दे रखा है। आप खूब जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर का मतलब होता है वही 1 के पीछे 3 जीरो, तो इसको मीटर को मैं चाहूँ तो किलोमीटर कह सकता हूँ। सेकंड में कोई चेंज नहीं किया तो सेकंड एज इट इज, तो ऑप्शन ये भी सही है, बिल्कुल बात सही है ना। अच्छा,
कई बार इसको वो और घुमा दे, वो अब इसे मील में पूछ ले, मील प्रति सेकंड में अगर पूछे तो स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना 1.86 गुणा 10 की घात 4 मील प्रति सेकंड। कई सारे क्वेश्चन कर लिए मैंने यहाँ पे। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया है कि प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले कौन ने की है? जवाब है जी रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में बताया। आगे प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, हवा में कितनी है, मैक्सिमम कितनी है और केवल प्रकाश की चाल कितनी है, इन सभी चीज़ों का एक ही जवाब जो कि कितना है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें आपको मैं निकाल के भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इत्मीनान रखें। मैं हर एक माध्यम में इनकी चालों को निकाल के भी बताऊंगा आपको कि मैंने ये सब चालें लिखी कैसी हैं, कहाँ से आई हैं चालें। तो जैसे अगर मैं चाहूँ, अभी मैंने बताया निर्वात में जो चाल होती है वो कितनी होती है, जवाब है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अभी जैसे वो ये कहते हैं जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हवा में पढ़ ली हमने या निर्वात में पढ़ ली, अब जल में पढ़ेंगे। जल में ये चाल लगभग 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अभी वो और कह दे, ये कहते कि कांच में चाल कितनी होती है, तो जवाब है जी 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा बार। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं भाई। मैं कोई गीता पर हाथ रख के नहीं आता कि जो कहूँगा सच कहूँगा, मे भी पॉसिबल कि यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, लेकिन हाल ही में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन रहा है वो ये रहा है कि उसने क्वेश्चन या तो कहा है नायलॉन या कहा है पत्थर के टुकड़े में। नायलॉन या पत्थर के टुकड़े में प्रकाश की चाल जो होती है 1.96 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए बेटा, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ कि हाल ही में क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में क्या है। देखो, एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो उस पुराने तरीके को लेकर हम क्रैक नहीं कर सकते एग्ज़ाम को, हमें लेटेस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दिन रोज़ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब हमें भी उसी तरीके से प्रिपेयर होना है जिस तरीके से वो हमें क्वेश्चन करता है। अगर हम पुरानी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो कंपटीशन से काफ़ी दूर हो जाएंगे हम। करेंट साइंस भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, करेंट साइंस के क्वेश्चंस वो मैं साथ के साथ करता हुआ चलूँगा, आपको बताता हुआ चलूँगा ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ऐसे ऐसे इसके आने के अच्छे चांसेस भी हैं। एक और बात, यहाँ प्रकाश की चाल वो हीरा में और पूछता है। हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे कम चाल होती है, और सबसे कम हीरे की जो चाल होती है वो होती है 1.24 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और ये चाल कैसी होती है, न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। एक चीज़ अगर आपको समझ आ रही हो तो बेटा यहाँ देख लीजिए आप, जैसे जैसे माध्यम को, मीडियम को मैं टफ करता जा रहा हूँ, कठोर करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे चाल भी अपने आप कम होती चली जा रही है। प्रश्न अगर आपसे आता है कि सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है, आपका जवाब होगा कि साहब सबसे ज़्यादा जो चाल होती है निर्वात में होती है। निर्वात में कितनी चाल होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कम चाल कहाँ पर होती है, जवाब है साहब हीरा में। हीरे में कितनी होती है, 1.24 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। मैंने बताया था भी आपको कि जैसे जैसे मैं माध्यम को कठोर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे चाल भी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। बाउंडेशन, रेस्ट्रिक्शन, रुकावट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चाल कम होती चली जाएगी। जैसे मैं किसी ट्रैक पे दौड़ लगा रहा हूँ, खुला ट्रैक है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ लगा सकता हूँ। अभी ट्रैक में कॉम्प्लिकेशन आने लग जाए, बाधा, पानी आया, रफ्तार पहले से कम हो जाएगी। पानी का और लेवल बढ़ाया, रफ्तार और कम हो जाएगी। अभी पत्थर वगैरह डाल दिए रोड पे, अब दौड़ रहे हैं तो रफ्तार और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे सामने रेस्ट्रिक्शंस, मेरे सामने बाउंडेशन, मेरे सामने रुकावटें जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, मेरी वैसे वैसे चाल क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और वही हो रहा है यहाँ पर। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, और सबसे कठोर पदार्थ जैसे ही सामने आया वैसे ही चाल क्या हो गई, कम हो गई। अभी मैं फिलहाल उन चीज़ों को पढ़ते जा रहा हूँ जो चीज़ें लगातार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं आपसे या पूछी जा रही हैं। एक और बात, ये जो प्रकाश वाला चैप्टर आया है, इस प्रकाश वाले चैप्टर में आपसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पूछे गए हैं प्रकाश को लेकर। जैसे अगर मैं सिद्धांतों की बात करूं, सिद्धांत,
प्रश्न आता है प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन ने दिया? कणीय प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अभी आपको बताया जस्ट मैंने ये कहा था प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था बेटा न्यूटन ने। प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है इसने दिया था। प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो जवाब है आइंस्टाइन ने नहीं, हाइगेंस ने। हाइगेंस ने सबसे पहले बताया प्रकाश किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में। सॉरी, आइंस्टाइन के लिए नहीं, आइंस्टाइन ने दूसरा दिया था। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की खोज न्यूटन ने, प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति की खोज हाइगेंस ने। व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग, विवर्तन सिद्धांत ग्रेमाल्डी। हाल ही में आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भाई विवर्तन सिद्धांत जो दिया था प्रकाश का वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो जवाब इसका क्या आता है? विवर्तन दिया गया था ग्रेमाल्डी के द्वारा, व्यतिकरण दिया गया था यंग के द्वारा। तरंगी प्रवृत्ति की खोज हाइगेंस ने, कणीय प्रवृत्ति की खोज न्यूटन ने। प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? द्वैत प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अभी आपको बताया था कि द्वैत प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया गया था वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने सबसे पहले प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था? द्वैत प्रवृत्ति का। इन्होंने बताया था कि प्रकाश दो तरीके से चलता है, वो कणीय प्रवृत्ति में भी चलता है और तरंगी प्रवृत्ति में भी चलता है। प्रकाश के आगे मैं अगर बात करूं तो प्रकाश का एक फोटोन सिद्धांत होता है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, और वो फोटोन सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया गया था? फोटोन का सिद्धांत। आइंस्टीन से क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इन्होंने E = mc² बताया था। एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था प्रकीर्णन का सिद्धांत, जिसे मैं आगे पढ़ूंगा। प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीवी रमन। इंडिया के वैज्ञानिक है भाई। सीवी रमन ने प्रकाश का कौन सा सिद्धांत दिया है? जवाब है प्रकीर्णन सिद्धांत। आगे मैं सिद्धांतों के बारे में और थोड़ा सा अगर बात करूं तो एक सिद्धांत आता है क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम। और ये क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा पूछा गया है? जवाब है मैक्स प्लांक। यूपी का फेवरेट क्वेश्चन, यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला है क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है? तो जवाब आता है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने किसका सिद्धांत दिया है? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया है। मैं एक बार वापस से पूरी जो बातें मैंने बताई हैं आपको एक बार पूरी रिवाइज कराता हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। न्यूटन बता रहा है इस बात को। प्रकाश दो प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है जिनमें से एक कणीय और दूसरी तरंगीय। दो प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाने वाली बात कौन सा वैज्ञानिक कहता है? डी ब्रोगली। कणीय प्रवृत्ति की खोज न्यूटन, तरंगी प्रवृत्ति की खोज हाइगेंस। इसके बाद प्रकाश की चाल की गणना रोमर ने। सबसे ज़्यादा चाल कहाँ? निर्वात में। सबसे कम चाल कहाँ? हीरे में। सबसे ज़्यादा चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम चाल 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो किसमें है? हीरे में है। इसके बाद मैंने कुछ आपको ये भी बताया है कि नायलॉन या पत्थर के टुकड़ों वाली चाल सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है हाल ही में, जो कि कितनी? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक। उसके बाद कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया मैंने। कणीय प्रवृत्ति न्यूटन, तरंगी हाइगेंस, व्यतिकरण प्रवृत्ति यंग ने, विवर्तन सिद्धांत ग्रेमाल्डी ने, द्वैत प्रवृत्ति का सिद्धांत डी ब्रोगली ने, फोटोन आइंस्टाइन ने, प्रकीर्णन सीवी रमन ने, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने। ये वो सिद्धांत है कि अगर कभी कोई क्वेश्चन प्रकाश वाले चैप्टर से बनेगा, इनमें से बनता है हमेशा। ये वो चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं एंटर करता हूं चैप्टर में। चैप्टर में मैं भाई यहां से एंटर करूंगा तो मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्रकाश की जो फिनोमिना हैं, प्रकाश की घटनाएं हैं, मुख्य कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी घटना के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या नहीं है, वो सारा का सारा मुझे यहाँ क्लियर करना है।
अब अगर मैं चलता हूँ तो प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ूँ तो पहली घटना यहाँ हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा परावर्तन। दूसरी घटना का नाम स्टूडेंट्स होगा अपवर्तन। तीसरी घटना होगी जिसका नाम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे आजकल एग्जाम में TIR भी लिखा जा रहा है। T मीन्स टोटल पूर्ण, इंटरनल आंतरिक, रिफ्लेक्शन परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR। चौथी घटना यहां हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रकीर्णन। पांचवी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वर्ण विक्षेपण। छठवीं होंगी जिसका नाम होगा व्यतिकरण। सातवीं का नाम होगा यहां पर विवर्तन। और भाई आठवीं जो घटना होगी यहां पर उसको पढ़ेंगे ध्रुवण। मैं इस चैप्टर में परावर्तन जब पढ़ूंगा तो परावर्तन को आगे चल के मैं यहां पर इसी में दर्पण और लेंसों की बात कर लूंगा। ऑप्टिक्स जो चैप्टर है हमारा वो इन्हीं के बीच में सिमट कर रह जाएगा। कई क्लासें रहेंगी हमारी इस चैप्टर में। चैप्टर ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी से बनते हैं। ज़रूरी है कि आप लोग बहुत ध्यान से बेटा इसको समझें, और मैं भी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे ढंग से समझाने की। इन आठों की आठों घटनाओं को कंप्लीट करने के बाद हम लेंस और दर्पण की तरफ चलेंगे। तो मैं बिना टाइम गंवाए हुए सीधे पॉइंट पर पहुंच जाता हूं, और मेरा पहली जो हेडिंग रहेगी, पहला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो जवाब है सब परावर्तन। मैं परावर्तन को पढ़ूंगा, आप लोगों को बिल्कुल समझते हुए चलना है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये मेरी गारंटी है कि 80% कंटेंट आपका इस बोर्ड पे क्लियर हो जाएगा, बस आपका ध्यान चाहिए। बेटा मैं परावर्तन की बात करूं तो दो भाग में तोड़ दूं, परा प्लस वर्तन। देखो परा का मतलब होता है पराया, पराये का मतलब होता है दूसरे का, दूसरे का बर्तन। दूसरे का बर्तन कैसे होगा, जैसे ये मैं अपना घर मान लूं, किसी दूसरे का बर्तन मेरे पास अगर आएगा तो आएगा, मैं उसे यूज़ करूंगा उसका, और वापस उसको वहीं के वहीं भेज दूंगा। ये मेरे पास आ रहा था और ये वापस जा रहा, बस यही परावर्तन है स्टूडेंट्स। परावर्तन के लिए अब मैं इसको अगर प्रकाश से जोड़ता हूँ, इसकी टेक्निकल अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराए और टकराने के बाद वापस मूल माध्यम में लौट जाए, घटना पूरी क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। मैंने क्या कहा है, किसी प्रकाश की किरण का आना और परावर्तक पृष्ठ से टकराना और टकरा के वापस मूल माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। ये मैं एक शब्द भी यूज किया था, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का क्या मतलब है, जैसे कोई कांच है, आप यहां खड़े हो, इस कांच के इधर से अगर आप देख रहे हो, आप आराम से आर पार देख सकते हो, लेकिन इस कांच के एक सिरे पर मैं कोई पेंट कर दूं, पॉलिश कर दूं, अब आपको दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि अब ये दर्पण की तरह बन गया। अब आप जो भी देखोगे आपको आपकी शक्ल दिखाई देगी। जब छोटे थे तो हम एक्टिविटी किया करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने तो बहुत किया है भाई। धूप पड़ती थी तब छत पे दर्पण को लेकर चढ़ जाया करते थे, उसका चौंधा सा बनता था, वो रिफ्लेक्शन होता है, एक्चुअली वो परावर्तन होता है, वही पढ़ रहे हैं। वहाँ भी प्रकाश की किरण आ रही थी, इस दर्पण से टकरा रही थी और वापस वहीं के वहीं लौट रही थी, यही रिफ्लेक्शन होता है। और भाई दुनिया में अगर मैं किसी चीज़ को देख पा रहे हैं ना, अगर हम लोग आप लोग किसी चीज़ को अगर देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के कारण ही देख पा रहे हैं। जैसे मैंने इस व्हाइट बोर्ड को देखा, मेरे नेत्र से मेरी आंख से प्रकाश की किरण गई, इस पर टकराई, टकरा के वापस मेरे आंख पे आई और आंख के रेटिना वाले पार्ट पर इसका स्क्रैच बना लिया, प्रतिबिंब बना लिया, तभी मेरे को ये चीज़ें दिखाई दी। अगर इससे टकरा कर मेरी प्रकाश की किरण नहीं लौटी होती ना, कुछ नहीं दिखाई देता मुझे। तो परावर्तन की घटना के द्वारा ही देखना संभव है हमारा। अब एक बार मैं पॉइंट पा जाता हूं,
मैंने भी आपसे ये कहा है परावर्तन पराया प्लस वर्तन, दूसरे का वर्तन, दूसरे का कैसे आएगा हमारे पास, वापस लौट जाएगा। प्रकाश की किरण का आना किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस मूल माध्यम में या वापस अपने माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, तो जवाब है साहब परावर्तन कहलाता है। ये जो प्रकाश की किरण आकर गिर रही है, इस प्रकाश की किरण को मैं नाम दे देता हूं आपतित किरण। इंसिडेंट रे। ये वापस जा रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। बीचों बीच में एक लाइन होती है, इसको कहा जाता है अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आ रही है आपतित किरण, टकरा के वापस जा रही है परावर्तित किरण, बीचों बीच में जो लाइन है वो क्या कहलाती है, अभिलंब। ये जो कोण बनता है, आई उठा लूं यहां से, ये कोण बनता है, यहां से आर उठा लूं। आई जो कोण है ना, उस कोण को मैं नाम दे दूंगा आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। आर को अगर मैं नाम दे दूंगा तो इसका नाम दे दूंगा मैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण, परावर्तन कोण। मैं यहां अगर नियमों की बात करूं तो भाई दो नियम बन जाते हैं। पहला नियम तो ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। नियम एक बार वापस से फिर सुन लीजिए। नियम नंबर पहला ये बनता है कि भाई जो अपनी किरण होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी चीज है तीसरी, अभिलंब, तीनों कहां पर होते हैं, तो जवाब है एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम नंबर पहला बन जाता है। नियम नंबर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कभी भी कोण आई की वैल्यू निकालूंगा तो वो कोण आर की वैल्यू के बराबर होगी हमेशा। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी स्टूडेंट्स कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। एक और बात बताना यहां से, एसएससी और एनटीपीसी वाले ध्यान देना बेटा, अगर ये कोण दोनों आपस में बराबर है तो निश्चित तौर से ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर ही रहा होगा। बात सही है कि नहीं है? नहीं आई समझ में? देखो अगर बेटा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहा होगा, सही है ना। अच्छा ये वाला एंगल पूरा कितने का होगा, तो जवाब है जी 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। ये वाला कोण भी पूरा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जब 30 इसमें निकल गया तो 60 रह गया, ये 30 इसमें निकल गया तो 60 रह गया। तो देख लो 60 बराबर 60, 30 बराबर 30। क्लियर है ना भाई? एक बार फिर समझिए, कोण आई की जो वैल्यू होती है हमेशा कोण आर की वैल्यू के बराबर होती है। अगर मैं इसको 30 मान लूँ तो ये भी 30 हो जाएगा। ये वाला एंगल आप खूब जानते हैं, ये बेटा पूरा 90 डिग्री का होता है। 90 में से मैंने एक हिस्सा तो काट दिया साहब, ये 30 डिग्री का। क्या लगता है दूसरा वाला 60 डिग्री का नहीं बचा होगा? डेफिनेटली बचा होगा। यही स्थिति बन रही है, 30 का ये तो 60 का ये, 30 का ये तो 60 का ये। ठीक है, हाँ। तो आराम से आप एंगल भी निकाल सकते हो, कोण भी निकाल सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन करके बताना मुझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ से पूछा गया है। और वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, सुनना, समझना और जवाब देना मुझे। मैं ये कहता हूं कि यदि किसी प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकरा रही है, वो आपतन कोण जो है उसका आई वो 70 डिग्री का बना रहा है, तो आर वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, तो जवाब आपका निश्चित तौर से 70 ही आना है। भाई जब आपतन कोण 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। क्यों पढ़ाया हमने, कोण आई बराबर कोण आर।
बात सही है ना। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा गया, वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मैं ये कहता हूं यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई आपतित प्रकाश किरण, यदि कोई आपतित प्रकाश किरण अविलंब के साथ, अविलंब छोड़ो आप, अविलंब से तो हो जाएगा इजी। मैं ये कहता हूं यदि कोई आपतित किरण समतल के साथ, हाँ समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो इस किरण के परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपको 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है जैसे मैं 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में आपको जैसे दे दूं कि 90 डिग्री। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई आपतित किरण समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो इस किरण के परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो सीधा ये कोण देखता है, उसके दिमाग में आया कोण आई बराबर कोण, और फटाक से सीधा 60 डिग्री ठोक देता है और क्वेश्चन का आंसर हो जाता है गलत। प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए एक बार। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि मैं ये समतल मान लूं, ठीक है सर, ये अविलंब है, ये कोई प्रकाश की किरण आई। अब प्रश्न को समझना, प्रश्न की भाषा को समझना, यदि कोई आपतित किरण किसके साथ, समतल के साथ, तो जी समतल तो ये रहा, मैंने ये थोड़ा ना बोला अविलंब के साथ, समतल के साथ यहां 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये टकरा के ऐसे भी गई होगी, इसका ये वाला परावर्तन कोण बना होगा। जब ये 60 डिग्री का है तो निश्चित तौर से मैंने बताया था ये भी 60 डिग्री का होगा। जब ये 60 का है तो ये कितने का बचा, ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का। अब प्रश्न मैंने किया क्या है आप बताओ मुझे। प्रश्न मैंने पूछा है कि परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण आर तो ये होता है, आपतन कोण आई ये होता है, परावर्तन कोण आर की वैल्यू पूछी, आर की वैल्यू कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो सही जवाब क्या आ गया बेटा 30 डिग्री। स्टूडेंट कई बार यहाँ पे गलती कर जाता है और वो गलती सिर्फ इसी जगह पे आके बनती है उससे। एक बार वापस से सुन लीजिए मेरी बात को। परावर्तन में मैंने आपसे कहा है कि यदि कोई आपतित किरण x डिग्री कोण है उसका अविलंब के साथ, तो उसके परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, x डिग्री होगा। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराना और टकरा के वापस मूल माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, तो परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के जो नियम बताए हैं, 2 बताए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। ये वाली आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण, ये वाला अविलंब, तीनों के तीनों कहां पर हैं, तो जवाब है जी एक ही तल में है। क्लियर है। इस वाले कोण का मान इस वाले कोण के मान के बराबर, कोण आई बराबर कोण आर। अब यहां से और प्रश्न कैसे पूछते हैं, वो पूछ लेता है, बोले ये बताइए कि भाई परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आपको जवाब देना है परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाने वाली जो धातु बनती है अपने पास, वो क्या बनती है जी, चांदी बनती है। चांदी बेटा, चांदी से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, चांदी सबसे अच्छी चालक होती है, सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा धारा का चालन कौन करता है, चांदी करता है। चांदी सबसे ज़्यादा चालकता दर्शाती है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तन का एग्जाम्पल भी है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, कोई कांच है, कांच के ऊपर ये पॉलिश कर दो साहब, ये परावर्तन है। जितने भी टॉप क्वालिटी के दर्पण आप मार्केट में देखते हो, सब पर किसकी पॉलिश होती है, चांदी की पॉलिश।
तो चांदी को परावर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, चांदी को चालकता का भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा चालकता चांदी करता है। चांदी का एक और क्वेश्चन कि भाई केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि चांदी की चम्मच से कभी अंडे को नहीं खाना चाहिए, अंडे को कभी चांदी की चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी जो होती है एजी होती है, एजी मतलब सिल्वर। अंडे के अंदर जो पीला सा भाग होता है उसमें होता है सल्फर। तो वो सिल्वर से वो जो सल्फर है वो क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है, तो जवाब आता है इसका सिल्वर सल्फाइड का। और सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, ये चांदी को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। चांदी की चम्मच से, जिस चम्मच से आपने अंडे को खाया है, वो चम्मच कुछ दिनों के बाद धीरे 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 खत्म होती, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी पूरी तरीके से कंप्लीटली। इसीलिए चांदी की चम्मच से मैं अंडे को नहीं खाना चाहिए। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, चालकता सबसे ज़्यादा चांदी, परावर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल चांदी, चांदी की चम्मच से अंडे को नहीं खाना चाहिए। एक आजकल आप ये पढ़ते होंगे सोलर प्लेट, बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जा रही है आजकल, सोलर पैनल, लाइट की जगह पे आजकल सोलर प्लेट वगैरह लगाई जाती हैं। वहाँ प्रश्न ये पूछा जाता है कि जी वो सोलर की, एक और बात आपको 2-3 बातें उसके बारे में बता दूँ। सोलर प्लेट जो होती है बेटा, उसमें जो तार यूज़ में लिए जाते हैं वो जर्मेनियम या सिलिकॉन के होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ से चांदी का कैसे बनता है, वो प्रश्न ये कहता है कि सोलर प्लेट में जो जर्मेनियम या सिलिकॉन के तार लिए जा रहे हैं ना, उन तारों पर टांका रखने के लिए कौन से मेटल का प्रयोग किया जाता है, तो जवाब है जी चांदी का। किसके लिए, टांके के लिए। और टांका किस पर, सोलर प्लेट की तारों पर। एक बार वापस से फिर बता रहा हूं मैं आपको, चांदी को परावर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। सबसे ज़्यादा परावर्तन कौन सी धातु से होता है, चांदी से। सबसे ज़्यादा चालकता भी कौन दर्शाता है, चांदी दर्शाता है। अंडे को चांदी की चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में जो अंदर पीले वाला जो भाग होता है वो सिल्वर, उसमें सल्फर होता है, और सिल्वर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है, जिससे क्या है वो चांदी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है, टूट जाती है, बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और चौथी बात मैंने आपसे ये बोली है कि चांदी का जो प्रयोग किया जाता है वो सोलर पैनल के तारों को टांका लगाने के लिए इस पर किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश की घटना का, तो जवाब है जी परावर्तन का। किसी वस्तु को स्पष्ट देखना संभव है तो किस घटना के कारण संभव है, परावर्तन के कारण संभव है। ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी। हालांकि आपने वो स्टेथोस्कोप देखा होगा, डॉक्टर का जो आला होता है, चेक करता है इससे डॉक्टर, तो वो डॉक्टर का जो आला होता है वो भी एक्चुअली परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हालांकि वहाँ एक ध्वनि का परावर्तन हो जाता है, यहाँ पर ये हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो परावर्तन की बातें मेरी यहाँ तक ही क्लियर हो जाती हैं। आगे की क्लास के लिए मैं आपको आगे पढ़ूंगा यहाँ पर, और अगली घटना अपनी रहेगी अपवर्तन। अपवर्तन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप लोग बस जुड़ने की कोशिश कीजिए, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, बस हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं सारे के सारे सामने रख लो। वीडियो में जो भी कंटेंट आपको बताया जा रहा है उस कंटेंट से एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको निश्चित तरीके से बोल रहा हूँ, आप कम से कम नहीं तो 90 से 95% क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो उसी के ज़रिए से। अब भाई थोड़ा बहुत तो भाई अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। और एक और बात बताऊँ, आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स मैच्योर्ड हो यार, ज़्यादा कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कंपटीशन बहुत आगे बढ़ चुका है, आप लोगों की मेहनत ही आपका सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होती है एग्ज़ाम के टाइम पर। और इन सारी कमियों को दूर करने के लिए या इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी सी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपका जो भी कीमती सुझाव है, हमें किस चीज़ का सुधार करना चाहिए, हालांकि सुधार तो तुम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर सामने कोई
अगर आपको लगता है कि भाई हमें इस चीज़ का सुधार करना चाहिए या कंटेंट हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much.